तो पहला ही बढ़िया सा प्रश्न ये बनाया जा सकता है आपसे कि बॉटनी के अंदर हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। तो बॉटनी के अंदर हम लोग करते हैं स्टडी ऑफ प्लांट, यानी पौधे का अध्ययन करते हैं। और दूसरे तरफ होता है जूलॉजी। तो जूलॉजी के अंदर जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो है स्टडी ऑफ एनिमल्स। एक दूसरा और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका और आगे भी आने वाले समय में भी पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं। तो जो इनका नाम है वो है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ये हैं जूलॉजी के पिता, है ना। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। बॉटनी के पिता कौन है? तो इस वैज्ञानिक का नाम रखिएगा थियोफ्रेस्टस। और थियोफ्रेस्टस ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है, इनका बुक का भी नाम याद रखिएगा, इनका बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटरम। ये इनके बुक का नाम है। और ऐसी क्या बात इन्होंने इस बुक में लिख दी जिसके कारण इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाने लगा, सॉरी फादर ऑफ बॉटनी कहा जाने लगा। तो इस बुक में इन्होंने 500 से अधिक 500 से अधिक प्रकार के पौधों का वर्णन किया। आप जरा सोच सकते हैं दोस्तों कि 500 से अधिक प्रकार के पौधे का वर्णन किया इन्होंने। तो एक बहुत बड़ा इन्होंने बॉटनी के क्षेत्र में काम किया, जिसके कारण इनको फादर ऑफ बॉटनी के उपाधि से सम्मानित किया गया। हम लोग आज इस स्टेज में खड़ा होने के बाद भी इस चीज़ को नहीं माप सकते, या हम लोग नहीं बता सकते कि 500 प्रकार के पेड़ का नाम हम लोग आज भी नहीं जान पाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं तो फादर ऑफ जूलॉजी की बात करें तो इसके पितामह हैं अरस्तु। दोस्तों कहीं कहीं इनके नाम जो है अंग्रेजी में अरिस्टोटल लिखा मिलेगा आपको, अरिस्टोटल। और इनके जो अरिस्टोटल महोदय का जो बुक है, उनके बुक का जो नाम है वो है हिस्टोरिया एनिमलम। अब इन्होंने ऐसी क्या खास बात कर दी जिनके कारण इनको फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाने लगा? तो बहुत ही बढ़िया बात यह है कि इन्होंने भी क्या किया कि 500 से अधिक प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया, जिसके कारण इनको फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाने लगा। तो दोस्तों एक बार रिकॉल करते हैं फिर से हमने क्या किया था? बायोलॉजिकल साइंस को 2 भागों में बांटा था, है ना। बायोलॉजिकल साइंस इसे हमने 2 भागों में रखा था। पहला जो भाग था वो क्या था? बॉटनी। और दूसरा जो भाग था वो कौन था? जूलॉजी। अब बॉटनी के अंदर हम अध्ययन किस चीज़ का करेंगे? तो स्टडी ऑफ प्लांट अर्थात पौधों का अध्ययन करेंगे। जूलॉजी के अंदर किसका अध्ययन करते हैं? तो स्टडी ऑफ एनिमल्स अर्थात जंतुओं का अध्ययन करते हैं। दूसरा थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जाना जाता है, यानी बॉटनी के पितामह कौन है? तो इनका नाम है थियोफ्रेस्टस। दूसरे तरफ है कि जूलॉजी के पितामह कौन है? तो इसके पिता कौन है? अरस्तु या अरिस्टोटल। अगर बात करें हम तो इनकी किताब का नाम क्या है? हिस्टोरिया प्लांटरम, जिसमें इन्होंने 500 से अधिक प्रकार के पौधों का वर्णन किया। और दूसरे तरफ हैं अरस्तु महोदय, जिन्होंने अपना बुक एक लिखा जिनका नाम था हिस्टोरिया एनिमलम, जिसमें इन्होंने 500 से अधिक प्रकार के जीवों का वर्णन किया। तो यहाँ पे मित्रों कई एक सवाल पूछे जा चुके हैं। तो ये तो मेनली याद रखिएगा कि फादर कौन है बॉटनी के और फादर कौन है जूलॉजी के, और इनके बुक का नाम, कंडीशन, इनमें जो वर्णन का जो बात है वो लगभग सेम है। इन्होंने 500 से अधिक पौधे के बारे में लिखा और इन्होंने 500 से अधिक प्रकार के जंतुओं के बारे में लिखा। दोस्तों कुछ देर के लिए मैं यहीं पे इसको छोड़ता हूँ। एक वर्ड और आता होगा आपके मन में कि ये बायोलॉजिकल साइंस का तो नाम हमने सुना ही नहीं, तो ये बायोलॉजिकल साइंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं?
बायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना, बायोलॉजी। इसको अलग ले लेते हैं, एक अलग पेज ले लेता हूँ इसको। तो यहाँ पे देखेंगे हम अब बायोलॉजी। ये जो बायोलॉजी वर्ड है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो शब्द है वो है बायो और दूसरा जो शब्द है वो है लोगोस। बायो का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो हम लोग कह सकते हैं कि study of life is called biology। अर्थात जीवन का अध्ययन जीव विज्ञान तो बायोलॉजी का मतलब क्या हुआ? तो बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला बायो दूसरा लोगोस। बायो का मतलब होता है लाइफ, लोगोस का मतलब होता है स्टडी। अर्थात स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। अर्थात जीवन का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है या जीव विज्ञान कहलाता है। इस बायोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम 1801 में दो वैज्ञानिक हुए जिनका LST से आप याद रख सकते हैं। LST यानी ट्रेविलेंस और दूसरे व्यक्ति हुए लैमार्क। तो ये दो व्यक्ति ऐसे थे, ट्रेविलेंस और लैमार्क, इन्होंने इस बायोलॉजी शब्द का नाम सर्वप्रथम कब लिया था? 1801 में लिया था। तो यहाँ पे यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि बायोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? तो इनका नाम है LST, यानी एल से क्या हो गया हमारा लैमार्क, और टी से क्या हो गया ट्रेविलेंस। कब यूज किया गया? तो 1801 में। दोस्तों अभी हमने देखा था इससे पहले कि बायोलॉजिकल साइंस को हमने दो भागों में बांटा था, एक बोटनी और दूसरा क्या जूलॉजी। तो यहाँ पे मित्रों एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि अगर पूछे कि बायोलॉजी के पितामह कौन है, तो इसके भी पितामह कौन हो जाएंगे? अरिस्टोटल, यानी अरस्तु महोदय। तो यहाँ पे हमने बायोलॉजी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लिया कि क्या होता है इंट्रोडक्शन। तो ये हमने बायोलॉजिकल साइंस को देखा। इसके अलावा हम अभी देखते हैं, जो हमने एक स्लाइड में छोड़ा था वो था फिजिकल साइंस। तो आगे बढ़ते हैं, आप लोग नोट करते जाइएगा इस चीज़ को, है ना। जो भी चीज़ें हैं वो पेन और कॉपी लेके बैठे और इस चीज़ को जो भी इम्पोर्टेंट लगे आपको इस सारी चीज़ों को नोट करते चलेंगे। तो आगे हम देखते हैं फिजिकल साइंस। तो दोस्तों हमने फिजिकल साइंस को भी दो भागों में बांटा जाता है। एक तो हो गया हमारा फिजिक्स और दूसरा हो गया केमिस्ट्री। तो यहाँ पे फादर ऑफ फिजिक्स के रूप में आप किसका नाम याद रखिएगा? न्यूटन का, है ना। न्यूटन। और फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? लिवोजियर, है ना। तो ये दो पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं कि फिजिक्स के अंदर तो हमने क्या किया कि ये जो फिजिकल साइंस है, फिजिकल साइंस को हमने दो भागों में रखा। पहला जो भाग हमने कहा वो है फिजिक्स और दूसरा है केमिस्ट्री। अब आपके मन में एक बढ़िया सा प्रश्न ये बन सकता है कि आखिर फिजिक्स के अंदर किस बात का अध्ययन करेंगे? तो
द्रव और ऊर्जा के बीच जो रिएक्शन होता है उसका अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं, फिजिक्स के अंदर करते हैं। जबकि केमिस्ट्री के अंदर जो है हम रसायन विज्ञान का, रसायनों के बारे में अध्ययन करते हैं। एक चीज़ यहाँ पे नोट करते चलेंगे हम लोग, इनकी लिवोजियर महोदय ने एक किताब लिखी थी जिसके कारण ही इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। उस किताब को लिखते चलेंगे, एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। इनका बुक का नाम जो था वो था एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। अर्थात सबसे पहले केमिस्ट्री में जो एलिमेंट्स के बारे में जो सबसे पहले बताया था उन्होंने लिवोजियर नहीं बताया था, जिसी के कारण इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम जो तीनों साइंस के ब्रांच हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन पर चलने से पहले इस बात का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है कि एग्ज़ाम्स में प्रश्न कहाँ से जा रहा है। तो आप लोग भी देखते होंगे, तो इसमें ज़्यादा जो पोर्शन कवर होता है वो जनरली वो होता है बायोलॉजी की तरफ से। तो हम लोग भी सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी का एक बहुत ही बड़ा सिलेबस है दोस्तों, लेकिन हमें रिसर्च तो करना है नहीं यहाँ तो हमें सिर्फ गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने हैं और मुझे एक छोटा सा, सबको एक छोटा छोटा नौकरी चाहिए। इसलिए हम उसमें रिसर्च ना करके जो जीएस के मतलब लेवल पे हम उस चीज़ों के बारे में काम करेंगे। तो सबसे पहले देख लें कि हमें बायोलॉजी में पढ़ना कौन कौन सा चीज़ है, और जिस वे में मैं यहाँ पे लिखूँगा सिलेबस आप लोग भी नोट करते जाइएगा, आगे काम आ जाएगा। और इसके साथ साथ जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं सबका MCQs भी मैं देता चलूँगा। जैसे ही चैप्टर फिनिश करूँगा उसके बाद इसका जो है MCQ कराता चलूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो MCQs के रूप में ही देना है। तो बायोलॉजी में अगर बात करें तो सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, पोषण। पोषण में दोस्तों सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि कोई भी जीव है ना, उसे जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और वो ऊर्जा किस रूप में वो प्राप्त करता है, वह पोषण के रूप में ही प्राप्त करता है, मतलब पोषक तत्वों के रूप में ही प्राप्त करता है। जैसे कि इसके अंदर आप अगर जाएं तो कई तरह के हो जाएंगे, जैसे एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स अलग होंगे, है ना, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स अलग होंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में अंदर जाके हम स्टडी करेंगे। दूसरा जो चैप्टर हम लोग देखेंगे वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, हिंदी में बोलेंगे पाचन तंत्र। अब दोस्तों हमने किसी चीज़ को पोषण या भोजन तो ले लिया अंदर, अब भोजन ले लिया तो डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि पेट में भोजन गया और एनर्जी यूं ही मिल गया। इसमें एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है दोस्तों। इसके बारे में किस तरीके से भोजन के बड़े अणु जो है छोटे छोटे अणुओं में टूटते हैं, और वह छोटे छोटे अणु टूटने के बाद जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, और वही ग्लूकोज जो है कोशिकीय क्रिया के द्वारा हमें क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, और इसी एनर्जी का यूज करके हम लोग अपने दिन प्रतिदिन के कामों को निपटारा करते हैं। तो दूसरे टॉपिक के रूप में हम लोग यहाँ पे लेंगे वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। तीसरा जो सिस्टम होगा हमारा वो होगा सर्कुलर सिस्टम, तीसरा सिस्टम जो हम लोग देखेंगे वो एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, सिस्टम इसको बोलेंगे उत्सर्जन तंत्र। अब दोस्तों हमने तो पहले ये कहा कि भोजन चाहिए,
शरीर को चलाने के लिए भोजन ले लिया, न्यूट्रिशन, उसके बाद हमने उसे पचा लिया। भैया पचा लिया तो सारे एनर्जी तो अंदर नहीं रह जाते हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल भी बनता है। तो उस वेस्ट मटेरियल को जो बाहर निकालने का जो सिस्टम होगा उसको हम पढ़ेंगे किसके अंतर्गत, वो होगा हमारा उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत। तीसरा चौथा जो पॉइंट होगा वो हमारा होगा सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे परिवहन तंत्र। परिवहन तंत्र में के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी में कोई भी चीज़ जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस रूप में जाती है, इसे कौन ले जाता है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर सिस्टम के अंतर्गत। पांचवा जो टॉपिक होगा हमारा मित्रों वो होगा स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र है ना, कंकाल तंत्र। तो कंकाल तंत्र में हम लोग पढ़ेंगे कि हड्डियां कितनी प्रकार की होती हैं, मनुष्यों के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, कौन सी हड्डी कहाँ पे होती है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। छठा जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशी तंत्र है ना, मांसपेशी तंत्र। अब इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी में हड्डियों के अलावा मांसपेशियां हैं, और मांसपेशियां जो है हमें बॉडी को मूव करने में, एक जगह से दूसरे जगह जाने में मदद करता है। देखेंगे कि हमारे बॉडी में कितनी मांसपेशियां होती है और इसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो इसके अलावा आगे सातवां ऊपर से मिटा देता हूँ। सातवां जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा ग्लैंडुलर सिस्टम। सातवां जो टॉपिक होगा वो होगा ग्लैंडुलर सिस्टम, ग्रंथि तंत्र। ग्रंथि तंत्र दोस्तों, हमारे बॉडी में बहुत तरह की ग्रंथि होती है जो हमारे बायोलॉजिकल फंक्शन को ऑपरेट करने में मदद करती है अपने जूस के द्वारा, है ना। जैसे आप लोग हमारे यहाँ मुख में होता है लार ग्रंथि, है ना। तो इसी तरह के हमारे बॉडी में जितने भी ग्लैंडुलर सिस्टम है उसके बारे में हम लोग ग्रंथि तंत्र के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। जो आठवां टॉपिक होगा वो होगा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, नर्वस जो आठवां टॉपिक होगा वो हमारा होगा नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये 9वां टॉपिक हो गया। और 9वां टॉपिक के रूप में हम लोग 9वां टॉपिक होगा जो हमारा होगा सेंसरी ऑर्गन, है ना। सेंसरी ऑर्गन, संवेदी अंग। तो हम लोग जानते हैं कि मनुष्य में 5 संवेदी अंग होते हैं, है ना। आँख, कान, नाक, जीवा, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, सेंसरी ऑर्गन के बारे में। और इसके अलावा और कौन से टॉपिक बच गए? ग्लैंडुलर सिस्टम हो गए। इसके अलावा बोटनी का कुछ सब्जेक्ट ले लेते हैं। बोटनी, तो बोटनी के अंदर 3-4 सब्जेक्ट हम लोग देखेंगे। पहला तो देखेंगे सेल क्या होता है ना। कोशिका क्या होती है, कोशिका का खोज किसने किया, और कोशिका का हमारे बॉडी में क्या क्या कार्य है, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। दूसरा जो टॉपिक होगा टिश्यू। टिश्यू का क्या काम है, ऊतकों का क्या है, ऊतकों के बारे में अध्ययन करेंगे कि ऊतकों का हमारे शरीर में क्या काम है। तीसरा जो देखेंगे हम लोग देखेंगे प्लांट स्ट्रक्चर।
प्लांट स्ट्रक्चर, है ना, पौधे की संरचना। तीसरा जो टॉपिक होगा वो होगा पौधे की संरचना। और चौथा जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा प्लांट डिजीज। प्लांट डिजीज, पौधे में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो ये 4-5 जो फंक्शन हैं वो हम लोग बॉटनी के अंतर्गत करेंगे। और दोस्तों यहीं पे जो है वो बायोलॉजी वाले सेक्शन में हम लोग लिखेंगे कि जूलॉजी वाले सेक्शन में जो 10वां टॉपिक होगा वो हमारा होगा ह्यूमन डिजीज। बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ह्यूमन डिजीज है ना, मानव रोग एवं उसके कारक। तो ये हमारा मोटा मोटी सिलेबस रहेगा। इसके अलावा भी जो भी पोर्शन आपको लग रहा है कि छूट गया या जो मुझे याद नहीं आ रहा है उन सब चीज़ों पे भी हम बात करेंगे, आगे देखते रहेंगे हम लोग। तो ये आज का क्लास जो है दोस्तों हम यहीं पे छोड़ते हैं। कल की क्लास जो है मैं अपने अगली क्लास में शुरुआत करूँगा, वो होगा चैप्टर के नाम होगा न्यूट्रिशन। तो आप जितने भी लोग हैं जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो वो सारे लोग से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप जो है किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले, कोई भी अगर टीचर आपको पढ़ा रहा है उससे पढ़ने से पहले आपका यह कर्तव्य है कि आपके पास जो भी संसाधन उपलब्ध है उस संसाधन के द्वारा अपने आप को पहले प्रिपेयर कर ले ताकि आप उन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकें। इसके अलावा दोस्तों मैं चूँकि बैक टू बैक जीएस ये मेरा पहला क्लास है तो हो सकता है कि कुछ त्रुटि हो।